चलिए देखते हैं। क्विक सीरीज चल रहा है हमारा। क्विक सीरीज रिवीजन जो होता है प्रीवियस ईयर का पेपर है यूपी पीसीएस, और जो होता है आरओ के जो होते क्वेश्चन प्रीवियस हैं वो सारे सीरीज कलेक्ट कर दिए गए हैं और आपसे क्वेश्चन आपके क्विक सीरीज में जा रहा है आपके पास। अब जो होता है आपको देखना है इसमें कि इसमें सारे रिपीट क्वेश्चन हैं और कुछ नए क्वेश्चन जोड़े गए और रिपीटेड सब कलेक्टेड क्वेश्चन है। आपको इस सीरीज को रिवीजन करेंगे और हमारी गारंटी होती है 60 से 70 क्वेश्चन की जो होता है यहीं से पूछा जाएगा। और हमने आपको बताया कि प्रत्येक कोचिंग वाले बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर 12 साल का पढ़िए, पीसीएस में आपका हो जाएगा 50-60 क्वेश्चन हो जाएगा। तो वहाँ पर आप घटना चक्र के समय नहीं आपके पास है, इसलिए यहाँ पर कलेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, 10-12 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये आपका। ये 9वां वीडियो चल रहा है, पार्ट 9 चल रहा है, इसके बाद जो तक कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए बिना लेट के शुरू किया जाए। आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 243 242 तक के क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 242 तक हो गया सीरीज। और क्वेश्चन नंबर 243 में चलते हैं, क्या क्वेश्चन है। तो 243 में चलेंगे, विश्व का मरुस्थल और उनके विस्तार और देश के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। मरुस्थल, ठीक है, विश्व का मरुस्थल और उनके विस्तार और देश के। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? देखिए आटाकामा मरुस्थल किस किन देशों में पड़ता है? चिली, पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना। मैप में आप खोल के रखिएगा, मैप में आप देखिएगा, मैप खोलिएगा, उसमें आपको आटाकामा मरुस्थल जो दिखाई देगा वो चिली में, पेरू में, बोलिविया और अर्जेंटीना में। कालाहारी मरुस्थल, ये दोनों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट होंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर? बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका। नोट करिए, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका, कालाहारी मरुस्थल। आगे देखेंगे, अरब मरुस्थल के किनारे कौन कौन देश है? अरब मरुस्थल जॉर्डन है, इराक है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है और यमन है। ठीक है, अरब मरुस्थल में। ठीक है, अरब मरुस्थल के पास कौन है? अर्थात जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ठीक है, आगे देखेंगे, गोबी मरुस्थल आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। गोबी मरुस्थल के बारे में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, गोबी मरुस्थल कौन है? देखिए, गोबी मरुस्थल के किनारे कौन कौन है यहाँ पर है? तो आपके मंगोलिया और चीन का विस्तार पड़ता है। ठीक है, चीन और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, आगे चलेंगे, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के किनारे। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में देखें, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। कभी कभी लोग ब्रिटेन में मार देते हैं विक्टोरिया के नाम पे, ठीक है, गलत है। ठीक है, यूके लिख देता है तो विक्टोरिया यूके में है। ठीक है, विक्टोरिया तो कलकत्ता में भी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखेंगे, पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना और चिली। अर्जेंटीना और चिली में क्या पड़ता है? पेटागोनिया मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ पड़ता है? भारत और पाकिस्तान। नोट करिए, थार मरुस्थल कहाँ पर? भारत और पाकिस्तान में थार मरुस्थल। सीरियाई मरुस्थल नोट करिए, सीरियाई मरुस्थल सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया और इराक। ठीक है, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया एवं इराक, ये सीरियाई मरुस्थल है। ठीक है, ये सीरियाई मरुस्थल है। ठीक है, आगे देखेंगे, चिहुआ मरुस्थल देखेंगे, चिहुआ मरुस्थल मैक्सिको, संयुक्त अरब राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मरुस्थल याद करें। ठीक है, टोटल मरुस्थल हो गया, ये देख लीजिए, इतना ही मरुस्थल आपसे पूछा गया। आटाकामा, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आटाकामा, चिली, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका। अरब मरुस्थल देखेंगे, जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर। ठीक है, सऊदी अरब मरुस्थल देखेंगे, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात और यमन। आगे देखिए, मंगोलिया मरुस्थल देखेंगे, मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। पेटागोनिया मरुस्थल में देखेंगे, अर्जेंटीना और चिली। पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना और चिली है। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के देखेंगे कहाँ, किस मरुस्थल की? थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल के किनारे कौन? भारत और पाकिस्तान है। सीरियाई मरुस्थल के किनारे कौन? सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया और इराक। ठीक है, और चिहुआ मरुस्थल के सामने कौन है? मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नोट करिए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 244, प्रमुख झील और उनके विस्तार क्षेत्र। ठीक है, प्रमुख झील और उनके विस्तार क्षेत्र पीएसएससी में मिलान करने के लिए भी आ सकता है और वैसे लॉजिक में भी आ सकता है। ठीक है, प्रमुख झील और उनके विस्तार क्षेत्र। कैस्पियन
कैस्पियन सागर जो होता है कहाँ कहाँ पर इसके किनारे है झील? कजाकिस्तान, ठीक है, सॉरी कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, ठीक है, ये कैस्पियन सागर के किनारे बसे हैं, ठीक है। जो कैस्पियन सागर झील है वहाँ पर जो होता है कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान है। नेक्स्ट है सुपीरियर झील, आप पता है ना, सुपीरियर झील जो सीमा बनाती है अर्थात युगांडा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, सुपीरियर झील। अगला है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? युगांडा, तंजानिया और केन्या, ठीक है, विक्टोरिया झील के किनारे क्षेत्र। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है विक्टोरिया झील का? युगांडा में है, तंजानिया में है, केन्या में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पूछे गए हैं, पता है आपको, प्रैक्टिस सेट हल करते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। आगे देखेंगे टांगानिका झील, ठीक है, टांगानिका झील कहाँ पर? कांगो, तंजानिया, जाम्बिया और बुरुंडी, ठीक है, कांगो, तंजानिया, जाम्बिया और बुरुंडी। आपको हकीकत कहें तो पीसीएस में बस इतना ही झील बहुत ज़्यादा पूछा गया, बस पीसीएस और आरओ में ये 4 झीलें आप याद रखिए, कैस्पियन, सुपीरियर, विक्टोरिया और टांगानिका, बस अब तक यही पूछा गया है, ठीक है। जितना पेपर 12 साल में यही पूछा गया। कैस्पियन सागर देख लीजिए, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। सुपीरियर झील देखेंगे कनाडा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, सुपीरियर झील। विक्टोरिया झील की बात करेंगे युगांडा, तंजानिया और केन्या, ठीक है। और टांगानिका झील के विस्तार क्षेत्र की बात करेंगे तो कांगो, तंजानिया, जाम्बिया तथा बुरुंडी, ठीक है, नोट कर लीजिए, यही पूछा गया अब तक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस, क्वेश्चन नंबर 245, नोट करिए। ज्वालामुखी से निकलने वाला गैस, ज्वालामुखी से निकलने वाला गैस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ज्वालामुखी से निकलने वाला गैस, नोट करिए। ज्वालामुखी से निकलने वाला गैस कौन कौन सी गैस है? जलवाष्प H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड। नोट करिए, ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो होता है ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें हैं, ठीक है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें। और उसमें मीथेन, ब्यूटेन ये सब डाल देगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो दिया सल्फर डाइऑक्साइड, और कोई भारी गैस डाल दे तो आप समझ लीजिएगा गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूटन की गति का तीसरा नियम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, बस याद रखिएगा, ठीक है, बस इतना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 246, लेकिन आपको बता रहे हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम में क्या। अब पहले न्यूटन के बारे में जानते हैं। आपको पता कौन है? भौतिक विज्ञानी, खगोल शास्त्री सर आइजैक न्यूटन 1687 में अपने मौलिक कार्य जो फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये किताब पूछा गया था, फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया और मैथमेटिका किसने लिखी है? अर्थात आइजैक न्यूटन ने। ये हिंदी इसकी होती है प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत में गति के नियमों को पेश किया, ठीक है, गति के नियमों के क्या किया था? पेश किया था। प्रथम नियम क्या था? प्रथम नियम जो था न्यूटन का जड़त्व का नियम था, ठीक है, कोई वस्तु तब तक अपनी गति अवस्था या विरामावस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए, कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम है, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। द्वितीय नियम में न्यूटन ने बताया था संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है, ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है। F बराबर ma, ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है एवं परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किए जाते हैं। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। आगे चलेंगे, न्यूटन का तृतीय नियम देखेंगे। न्यूटन का तृतीय नियम लिखेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। न्यूटन तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर जो होता है झटका लगना, रॉकेट को आगे बढ़ना,
कुएं से जो होता है पानी खींच रहे हैं और रस्सी टूट गई, पीछे की तरफ गिरना, ये सब क्या है, क्रियापद क्रिया का नियम। ठीक है, एक दूसरे की ओर बल लगाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, क्रियापद क्रिया। तो न्यूटन का ये तीसरा नियम ही ज़्यादा पूछा गया था, क्रियापद क्रिया का नियम। तो तीनों नियम आपको याद होगा। आप साइंस के स्टूडेंट होंगे या नहीं भी होंगे तभी आपको कंपटीशन तैयारी करें तो न्यूटन का नियम पढ़ाया गया होगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा का रूपांतरित करने वाला उपकरण, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर गलत भी होता है, मिलान करने के लिए आता है। ठीक है, ये मिलान करने के लिए आता है, लेकिन हम सिंपल से चीज़ें हैं। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण कौन कौन है, ठीक है, ये मिलान करने के लिए आते हैं। चलिए देखते लेते हैं। देखो, डायनेमो जानते होंगे आप, ये यांत्रिक ऊर्जा को जो होता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, डायनेमो। माइक्रोफोन जो आप लगाकर कुछ लोग सुन भी रहे होंगे, अर्थात ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है माइक्रोफोन। ठीक है, ये जो ध्वनि ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। लाउड स्पीकर देखे होंगे, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। सोलर सेल, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। सोलर सेल क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये आपको पता है सोलर सेल का। ट्यूबलाइट आप देखेंगे, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर देता है, ट्यूबलाइटें जो होती हैं। विद्युत मोटर देखे होंगे, विद्युत ऊर्जा को जो होता है यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। विद्युत बल्ब देख रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में चेंज कर देता है, ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, विद्युत सेल देखेंगे, अर्थात विद्युत सेल देखेंगे, रासायनिक ऊर्जा को जो होता है विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। सितार देखेंगे, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार ज़्यादा पूछा गया था, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, नोट कर लीजिए। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा में चेंज कर देता है। ठीक है, आगे देखेंगे। विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 247, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 248, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अर्थात प्रश्न 248, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं, नोट करिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जिसमें होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बता रहे हैं इसमें। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं, हीरा के चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, हीरा में का चमकना क्या है, पूर्ण आंतरिक चमकना। 90% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, 90 से 95% हीरे में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, रेगिस्तान में मरीचिका व ठंडे प्रदेशों में, ठीक है, रेगिस्तान में मरीचिका अर्थात ठंडे प्रदेशों में, वह ठंडे प्रदेशों में कुछ। आगे मरीचिका की दिखाई देना पड़ना क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, मरीचिका का दिखाई पड़ना क्या है, पूर्ण आंतरिक। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई पड़ना, ये भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। प्रकाश तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पाया जाता है। पानी में हवा भरे बुलबुले का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन था। कालिक से पुता हुआ गोला, ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये तो पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, हो गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, प्रकाश तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, पानी में हवा भरे बुलबुले का चमकना या कालिक का पुता हुआ गोला, ये सभी क्या करते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे विज्ञान, क्वेश्चन नंबर 249, विज्ञान के महत्वपूर्ण नियम, नोट करिए। विज्ञान के महत्वपूर्ण नियम, नोट करिए इसे। ठीक है, देखिए लिंक भेजते रहिए, सभी लोग लिंक भेजते रहिए अपने ग्रुप में जो होता है, जो दोस्त यार हैं, जिससे थोड़ा से वीडियो जो होता है लोग जाने कि यहाँ पर जो होता है मैटर अच्छे दे रहे हैं। जैसे लिंक भेजेंगे बस हमारा भी हौसला थोड़ा सा बढ़ेगा, जैसे लोग हमसे जुटेंगे ज़्यादा लोग, उतने लोगों से हमारा हौसला बढ़ेगा। और हम जो था आपको कह दिए 120 से 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहाँ से लाएंगे तो लाएंगे, करंट और एमसीक्यू टेस्ट मिलाकर तीनों।
ठीक है। सीसेट कहेंगे तो हमने बताया था अगर कि सीसेट को किसी को प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, सीसेट का भी मैथ और रीजनिंग जो होता है चलवा देंगे और उसका हल कराना शुरू कर देंगे। लेकिन सीसेट में आपको 25 क्वेश्चन देंगे या 30 क्वेश्चन देंगे। अब पास होने के लिए तो 40 चाहिए तो 40 ले लीजिएगा हमसे, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही पढ़िएगा जितना आप 3-4 वीडियो में दे देंगे, सीसेट पास हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला, विज्ञान के महत्वपूर्ण नियम के बारे में करेंगे। प्रश्न नंबर 49 विज्ञान के जो था महत्वपूर्ण नियम के बारे में। पहला नियम होता है पास्कल का सिद्धांत पूछा जाता। पास्कल का सिद्धांत बहुत बार पूछा गया तो हम पास्कल का सिद्धांत बताते हैं। पास्कल का सिद्धांत कहाँ, पास्कल का नियम तरल पदार्थ और दबाव के संचरण का सिद्धांत का, ठीक है। पास्कल का नियम क्या होता है, तरल पदार्थ और दबाव के संचरण का सिद्धांत बताता है, ठीक है। इसके अनुसार सीमित तरल पदार्थ के एक बिंदु में कहीं भी लगाया गया, ठीक है, सीमित तरल पदार्थ के जो था एक बिंदु में कहीं भी लगाया गया दबाव पूरे तरल पदार्थ में सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, ठीक है। पूरे तरल पदार्थ में सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, ठीक है। पास्कल के नियम पर जो होता है आधारित कुछ यंत्र जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर है, हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के नियम पर है, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, पास्कल के नियम पर कार्य करते वाले वस्तु तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब नियम किस पर है, पास्कल के नियम पर आधारित है। ये बस यही नियम उदाहरण फिर याद करना है, फिर ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद हो गया तो आपको सारे क्वेश्चन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक का नियम चलेंगे। हुक का नियम देखेंगे। हुक का नियम क्या होता है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होते, ठीक है। जो प्रत्यास्था होती है जैसे किसी का विस्तार होता है, ठीक है, प्रत्यास्था, ठीक है, प्रत्यास्था सीमा के जो होता अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम, चलें, ठीक है। हुक का नियम देखेंगे, किसका, हुक का नियम। फिर इसके बाद जो था ये जो था यंग का मापांक और त्वचा को कठोरता या इसके विकृति होने की संभावना को बताता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अगला देखेंगे आर्किमिडीज का, नेक्स्ट देखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखेंगे, किसी द्रव में डूबे हुए किसी ठोस पर लगा उत्क्षेप ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आप देखे होंगे और हमने पढ़ाया है, ठीक है। किसी द्रव में डूबे हुए किसी ठोस पर लगा जो होता है उत्क्षेप और ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो जाता है, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत जो होता है इस्तेमाल जो होता है हाइड्रोमीटर, जहाज और सबमरीन बनाने में किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर, जहाज और सबमरीन बनाने में किया जाता है आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग, ठीक है। आगे देखेंगे अगला, तीसरा है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, किसी निश्चित तापक्रम पर किसी गैस को दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नोट करिए, बॉयल का नियम, किसी निश्चित तापक्रम पर किसी गैस को दी गई, ठीक है, मात्रा का आयतन, दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम नोट कर लीजिए। ये कथन और तर्क में दोनों आया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बॉयल का नियम और हुक का नियम और प्लस जो था पास्कल का सिद्धांत। ये चार जो था पीसीएस एग्जाम में और समीक्षा में पूछा गया था। ये चारों सिद्धांत आपको बता दिए और ठीक है 22 दिसंबर के बाद जब पेपर खत्म हो जाएगा तो इन सिद्धांतों को बोर्ड पर बताएंगे अच्छे नियम के अनुसार जो था क्या क्या रखा गया था। लेकिन इतना क्वेश्चन पूछा गया तो आप पढ़ना पड़ेगा आपको। आगे देखेंगे महासागरों में अवस्थित प्रमुख द्वीप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 200, क्वेश्चन नंबर 250। चलिए क्वेश्चन नंबर जो होता है प्रश्न नंबर 250 देखेंगे, महासागरों में अवस्थित प्रमुख जो होता है द्वीप। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीनलैंड जो होता है द्वीप कहाँ है, आर्कटिक महासागर में। न्यू गिनी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। बोर्नियो हिंद महासागर में। बोर्नियो हिंद महासागर में अभी प्रधानमंत्री यात्रा किए थे, पहली प्रधानमंत्री की यात्रा है किसी देश में बोर्नियो में, ठीक है। मेडागास्कर हिंद महासागर में। बेफिन द्वीप उत्तरी आर्कटिक महासागर में। जावा द्वीप हिंद महासागर में। सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में। होन्शु द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में। होन्शु द्वीप कहाँ, उत्तरी प्रशांत महासागर में, जापान की है, ठीक है। ब्रिटेन कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्यूबा अर्थात कैरिबियन सागर में, ठीक है, कैरिबियन सागर में। नोट करिए बस इतना ही नोट करिए, ठीक है। ग्रीनलैंड द्वीप जो होता है कहाँ बसा हुआ है, सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप है आर्कटिक महासागर में। न्यू गिनी कहाँ है, पश्चिमी प्रशांत महासागर। बोर्नियो हिंद महासागर। मेडागास्कर भी हिंद महासागर। बेफिन द्वीप जो होता है उत्तरी
जो था आर्कटिक महासागर। जावा द्वीप कहाँ देखेंगे, हिंद महासागर। सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर, ठीक है। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और मेडागास्कर ये हिंद महासागर में है। होंसू द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में। ब्रिटेन जो था उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन है, ठीक है। और क्यूबा जो होता है कैरिबियन सागर में। ये पीसीएस का एग्जाम है, ये पीसीएस और समीक्षा में पूछे गए। रिपीट करिए, देखते हैं कहाँ से बाहर आता है। 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट जो पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, 60 से कम नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला द्वीप देख लीजिएगा। आइसलैंड जो होता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आयरलैंड कहाँ पर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। श्रीलंका द्वीप कहाँ है, हिंद महासागर में। तस्मानिया कहाँ है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। विक्टोरिया द्वीप कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुवीय सागर में। उत्तरी द्वीप कहाँ पे, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। दक्षिणी द्वीप कहाँ स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। सुलावेसी द्वीप कहाँ है, सुलोवेसी द्वीप तो हिंद महासागर में। और क्या, इलिस्मेरे द्वीप कहाँ है, उत्तरी ध्रुव सागर में। बस इतना नोट करिए, ये भी नोट करिए, फिर से देख लीजिए एक बार इसे। आइसलैंड को कहाँ पर मानेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आयरलैंड कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। श्रीलंका कहाँ है, हिंद महासागर में। तस्मानिया कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में। विक्टोरिया द्वीप कहाँ है, उत्तरी ध्रुव सागर में, ठीक है। उत्तरी ध्रुव द्वीप कहाँ है, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में। दक्षिणी द्वीप कहाँ, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। सुलोवेसी द्वीप कहाँ, हिंद महासागर में, ठीक है। एलिसमेरे द्वीप कहाँ, उत्तरी ध्रुव सागर में, उत्तरी ध्रुव सागर में। नोट करिए, उत्तरी ध्रुव सागर में, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 251। क्वेश्चन नंबर 251 नोट करिए। विश्व की प्रमुख ठंडी जलधाराएं, विश्व की प्रमुख ठंडी जलधाराएं। पहली धारा देखेंगे बेंगुला धारा, नोट करिए बेंगुला धारा। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एकमात्र ठंडी जलधारा है बेंगुला, ठीक है। कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एकमात्र ठंडी जलधारा बेंगुला धारा है, ठीक है। बस एक ही है बेंगुला जलधारा। दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण के उत्तर की ओर बढ़ती है, ठीक है। बेंगुला जलधारा किसके सहारे, दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे जो होता है, दक्षिण से जो होता उत्तर की ओर जो होता बहती है, क्या, बेंगुला, क्या, अटलांटिक महासागर का एकमात्र धारा, दक्षिणी अटलांटिक। नोट करिए बेंगुला जलधारा। आगे कनारी धारा, नोट करिए। 3 पूछा गया, तीनों बता दे रहे हैं। कनारी धारा, यह जलधारा उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के, उत्तरी अर्थात उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के पश्चिमी भाग से जो होता है, पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है कनारी धारा, ठीक है। ठंडी जलधारा है ये, क्या, ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के पश्चिमी भाग से में जो होता है उत्तर से दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। नोट करिए कनारी धारा। आगे देखेंगे पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा, ठीक है। पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा देखेंगे, ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में जो होता है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिम भाग में प्रवाहित होने वाली जलधारा, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो होता है पश्चिमी भाग में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा, ठीक है। पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा, ठीक है। ये भी ठंडी धारा, 3 ठंडी धाराएं जान गए हम, कौन, बेंगुला, कनारी और पेरुवियन। कहाँ कहाँ बाती, ये सभी जान गए। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए ये ठंडी जलधाराएं, ठीक है। नोट करिए कुछ चलिए विश्व के गर्म जलधारा की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 252, ठीक है। प्रश्न नंबर 252 में देखेंगे विश्व के प्रमुख गर्म जलधाराएं, ठीक है। विश्व के प्रमुख गर्म जलधाराएं, नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलेंगे पहला गल्फ स्ट्रीम, गर्म जो होता है, देखिए पीसीएस और समीक्षा में वही 3 धारा पूछी गई थी ठंडी, और यहाँ पर देखेंगे ब्राज़ील धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, जो गर्म धारा है वो अलग बताया गया, ठीक है। जो था गल्फ स्ट्रीम देखेंगे, फ्लोरिडा की धारा जब एंडलीस जो था, यहाँ पर गलत लिख दिया गया, ठीक है। एंडलीस धारा से मिलकर जो होता है हेट्रास अंतर्द्वीप से आगे बढ़ती हैं तो ये जो होता है गल्फ स्ट्रीम कहलाती है, ठीक है। ये गर्म जलधारा जो होती है कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। किसके, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज साल 1513 में पोंस डी लियोन ने की थी, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज किसने की थी, 1513 में जो होता है पोंस डी लियोन ने की थी। नोट करिए, नोट करिए, गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज किसने किया था, 1513 में
पोंस डी लियोन ने की थी, पोंस डी जो होता लियोन ने की थी। नोट करिए, गल्फ स्ट्रीम की। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन चले आगे। आगे देखेंगे ब्राज़ील, ब्राज़ील की धारा देखेंगे। ब्राज़ील की धारा, ब्राज़ील की धारा ब्राज़ील तट के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, ब्राज़ील की धारा यहाँ पर ब्राज़ील क्षेत्र में जो होता है, ठीक है, पूर्वी भाग से जो होता है उत्तर की ओर बहती है, पूर्वी भाग से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है, और ये गर्म जलधारा है। ठीक है, गर्म अंगुलहास जलधारा। नोट करिए, अंगुलहास जलधारा, अंगुलहास जलधारा कहाँ है? हिंद महासागर में, हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, अंगुलहास जलधारा गर्म जलधारा, ये एक गर्म जलधारा है जिसके जो धाराएं हिंद महासागर में जो होता उत्तर से लेकर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं उसे अंगुलहास जलधारा कहते हैं। नोट करिए, नोट करिए इसे। आगे चलिए नेक्स्ट, विश्व की प्रमुख नहरें, क्वेश्चन नंबर 253, विश्व की प्रमुख नहरें। नोट करिए, विश्व की प्रमुख नहरें। पहली नहर देखेंगे एरी नहर, देखेंगे एरी नहर कहाँ है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली नहर थी। एरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली नहर थी। यह जो होता है अल्बानी में जो होता हडसन नदी के जरिए ग्रेट लेक्स को न्यूयॉर्क शहर से जोड़ती है। नोट करिए, ठीक है, हडसन नदी के जरिए होता है ग्रेट लेक्स को जो होता है न्यूयॉर्क शहर की जोड़ती है, न्यूयॉर्क शहर की जोड़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली नहर कौन है? एरी नहर। ठीक है, यह अल्बानी हडसन नदी के जरिए ग्रेट लेक्स को जो होता है किसको जोड़ती है? अर्थात न्यूयॉर्क शहर को जोड़ती है, न्यूयॉर्क शहर को जो होता है जोड़ती है। नोट करिए, नोट करिए इसे, न्यूयॉर्क शहर को जोड़ती है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट देखेंगे अगला स्वेज नहर। स्वेज नहर देखेंगे, स्वेज नहर, ठीक है, इसका निर्माण जो होता 1869 में हुआ था। यह यूरोप से एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। नोट करिए, इसका निर्माण जो होता 1869 में हुआ था। ठीक है, यह जो होता है यूरोप से लेकर यूरोप से एशिया के बीच जो होता सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। यह मिस्र में स्थित है। ये कृत्रिम समुद्री स्तरीय जलमार्ग है। ठीक है, कृत्रिम समुद्री स्तरीय जलमार्ग है। ठीक है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को किसे? लाल सागर को जोड़ती है, और एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। नोट कर लीजिए, ठीक है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, एशिया को जो होता है अफ्रीका से अलग कर देती है। नोट करिए, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है कौन? स्वेज नहर। स्वेज नहर अलग करती है। नोट करिए, स्वेज नहर। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडडुंग ग्रैंड कैनाल। नोट करिए, हैंडडुंग ग्रैंड कैनाल। ठीक है, यह चीन की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है। ठीक है, चीन की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है। यह जो होता है बीजिंग से जो होता है झेजियांग प्रांत के होंगझोउ शहर को जोड़ती है। ठीक है, इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर है। ठीक है, यह बीजिंग से जो होता है झेजियांग प्रांत के हेंगझोउ शहर को जोड़ती है। इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर। नोट करिए, 1800 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखेंगे, 3 बार पूछा गया पनामा नहर। 3 नहर पूछे गए, तीनों बता दिए। पनामा नहर पूछा गया है, पनामा नहर यह जो होता है कृत्रिम जलमार्ग है। यह पनामा जो होता है ये पनामा में स्थित है, ये कृत्रिम जलमार्ग है जो था। ठीक है, यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, इसका निर्माण 1914 में पूरा हुआ था। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर। नोट करिए, इसकी लंबाई जो होता है 82 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई कितनी है? 82 किलोमीटर। नोट करिए, पनामा नहर। तो 3 नहर आप जान गए। पहला नहर जाने एरी नहर, स्वेज नहर, पहला एरी नहर, स्वेज नहर 2, और एक हैंडडुंग ग्रैंड कैनाल है, और तीसरा पनामा नहर। ये चारों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पीसीएस एग्जाम में बार बार पूछे जाते। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 254। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 254। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 254 में महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं चलेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित जो होती घटनाएं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, पहला वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं। किसकी? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक जो था गवर्नर रहा, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसके शासनकाल में पारित हुआ। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था। ठीक है, रोहिल्ला युद्ध हुआ 1774 में। ठीक है,
इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं, इसके शासन में कौन क्या क्या घटनाएं घटी। वारेन हेस्टिंग 1773 से 85 तक रहा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था और 1784 का जो होता पिट्स इंडिया एक्ट हुआ और रोहिल्ला युद्ध हुआ। 1773 में पता है ना, पहली बार 1773 में जो होता है सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहने का मतलब कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1784 अधिनियम के तहत, लेकिन 74 अधिनियम था। ठीक है, 1774 अधिनियम के तहत, लेकिन 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था उसमें। ठीक है, आगे चलेंगे। फिर इसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 93 तक। इनकी क्या हुआ, तृतीय मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में, तभी युद्ध समाप्त हुआ था। कॉर्नवालिस संहिता पारित हुआ 1793। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त हुआ 1793। नोट करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए कॉर्नवालिस के शासनकाल की बातें। ठीक है, ये दो लोगों को पूछा गया, तीसरा कौन है आगे देखेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली करेंगे, इसका नाम वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली के देखेंगे 1798 से 1805 तक। सहायक संघ प्रणाली की शुरुआत हुआ 1798 में। चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ 1799। द्वितीय मराठा युद्ध हुआ 1803 से 5 तक चला था। नोट करिए, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में क्या क्या हुआ था, नोट करिए। सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत, चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, ये किसके, लॉर्ड वेलेस्ली के। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन, कम समय, ज़्यादा सीटें, दबा के पढ़ना। समझ रहे हो ना, एकदम दबा के पढ़िए। ठीक है, हमारे साथ जैसे आपको सारा मैटर देते रहेंगे, सिर्फ मैटर रिपीट करते रहिए, नोट्स बनाते ही मैटर रिपीट करते रहिए। टेस्ट सीरीज भी आज मरा देंगे। सितंबर का हमने आपको पढ़ा दिया, बता दिया हमने। सितंबर को जो होता है नाइट में वीडियो चला गया है करंट का। ठीक है, 60 करंट क्यूज सीरीज चला गया है और अभी जो होता है वो हम आपको टेस्ट भी लेंगे, उसका टेस्ट सीरीज चलेगा। सितंबर का टेस्ट सीरीज चलेगा, तो अगर आप पढ़े होंगे तो तभी टेस्ट सीरीज लगा पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर मामला गड़बड़ है आपका। ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार, सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा स्पीड करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा तभी आप टेस्ट सीरीज में शामिल हो पाएंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 तक ले। सुंगौली का संधि हुई थी किसके शासनकाल में, हेस्टिंग के, 1816 में। ठीक है, तृतीय मराठा युद्ध हुआ 1817 से 19 तक। मराठा संघ का विघटन हो गया। रैयत प्रणाली की स्थापना हुई थी 1820 में। ठीक है, क्या हुआ था, रैयत प्रणाली की स्थापना हुई 1820 में। नोट कर लीजिए, ये जो था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल। चलिए आगे चलेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक ले भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो तो भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, नोट करिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किया था 1829 में उन्होंने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया 1829 में। 1833 का चार्टर अधिनियम पारित हुआ। उन्होंने 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज खोला था। ठीक है, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज खोला था 1835 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल की घटनाएं नोट करिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल की घटनाएं। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक ले। लॉर्ड डलहौजी जो था 1848 से 56 तक। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 में। निचले बर्मा पर कब्जा हुआ 1852 में। ठीक है, निचले बर्मा पर जो था कब्जा हुआ 1852 में। व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प्पा नीति की शुरुआत हुई। ठीक है, इन्हीं में व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प्पा नीति की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। वुड डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। वुड्स डिस्पैच 1854 में। ठीक है, बम्बई और ठाणे के जोड़ने वाली रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी 1853 में। ये सारे क्वेश्चन पूछा गया लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत कई बार पूछा गया, वुड डिस्पैच भी पूछा गया, और बॉम्बे से ठाणे के बीच जो होता है पहली रेलवे लाइन चली थी 34 किलोमीटर। ठीक है, वो जो था 1853 में चली थी, किसके, 18 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नोट कर लीजिए, नोट करिए। आगे चलेंगे, लॉर्ड कैनिंग के शासन की घटनाएं। लॉर्ड कैनिंग के जो होता 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 से 62। 1857 का विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग में। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1857 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन
और क्राउन को नियंत्रण हस्तांतरण हुआ था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन हुआ और क्राउन को जो था नियंत्रण का हस्तांतरण किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, और भारत परिषद अधिनियम 1861 पारित किया गया था। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861। लॉर्ड कैनिंग आप जानते हैं ना, महारानी विक्टोरिया का पत्र पढ़ने वाला लॉर्ड कैनिंग, इलाहाबाद नई के पास। ठीक है, फिलहाल आपको विस्तृत पढ़ाएंगे, लेकिन जो एग्जाम में पूछा गया पहले इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, पहले 22 दिसंबर कंप्लीट करिए, फिर इसके बाद विस्तार से पढ़ाएंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अगला, लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 तक शासन कर रहा है। आगे, लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो था 1864 से 69 तक। भूटान का युद्ध हुआ 1865 में। कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1865 में। उड़ीसा, राजपूताना, बुंदेलखंड में जो था भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, अकाल आयोग की स्थापना हुई थी। यूरोप और भारत के बीच टेलीग्राफ लाइनों का प्रारंभ हुआ। पंजाब की काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। पंजाब की काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। नोट करिए, फिर से नोट करिए आप। जॉन जो होता है लॉरेंस के बारे में। भूटान का युद्ध हुआ। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में न्यायालय की स्थापना हुई। उड़ीसा, राजपूताना, बुंदेलखंड में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल आयोग बना। यूरोप और भारत के बीच टेलीग्राफ लाइनों का प्रारंभ हुआ और पंजाब में काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। पंजाब में काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड रिटन के बारे में लास्ट है। लॉर्ड रिटन, ठीक है, लास्ट है। 1876 से 1880 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 में। ये मिलान करने के लिए आएगा। ठीक है, ये सन याद रखना, ना करना कि सिर्फ यही याद करेंगे कि 1878 में। आर्म्स एक्ट पारित हुआ 1878 में। द्वितीय अफगान युद्ध हुआ 1878 से 80 के बीच में। रानी विक्टोरिया ने कैसर हिंद की उपाधि धारण की थी। रानी विक्टोरिया ने कैसर हिंद की उपाधि धारण की थी, किसके? लॉर्ड रिटन के शासनकाल में। ठीक है, ये रिटन। तब तक जितना बताएं, गवर्नर जनरल वायसराय रहें, बहुत इंपॉर्टेंट रहें, सभी लोगों को पूछा गया है। अब आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना, कैसे याद करना है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तभी आपको जो होता सीट अच्छी है। पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए आप, लेकिन जैसे समय कम है। ठीक है, तो जब जिस पर लगिए सिर्फ उसी की फोकस करिए, बाहरी चीज़ों को फोकस बंद कर दीजिए। कुछ लोगों को पढ़ते 15 सेकंड में कहीं दिमाग का और चला जाता है, ऐसा नहीं है, होना चाहिए। आप जिस पे लग रहे हैं सिर्फ उसी पे दिमाग लगा दीजिए, भुला जाइए खाना पीना सब कुछ। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 255। क्वेश्चन नंबर 255, जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या पूछा गया अब तक है? पीसीएस और समीक्षा में जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या पूछा गया है? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था? महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। तीर्थंकर शब्द का संबंधित किससे? जैन से। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, किस नदी के तट पर महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्त हुई थी? ऋषपालिका नदी के तट पर। अब तक कितना क्वेश्चन पूछा गया? अभी बहुत क्वेश्चन बाकी इसमें है। ठीक है, जो पूछा गया बता दिए। ठीक है, अगर बौद्ध और जैन धर्म की अगर देखना होगा तो हमारा प्लेलिस्ट में एक इतिहास का चैप्टर है, वहाँ पर जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये तो क्वेश्चन प्रीवियस का 12 सालों में जो पूछा को वह बता रहे हैं आपको। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के बारे में पूछा गया है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर धर्म का प्रचार किया था। केवल आपको देखेंगे, ये पहला ऋषभदेव, फिर अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, फिर सुमितिनाथ, पद्मनंद, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पदंत, शीतलनाथ अर्थात शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, ठीक है, बासपुज और विमलनाथ और अनंतनाथ। नोट करते रहिए। अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ अर्थात कुंतुनाथ, फिर अरनाथ, फिर मल्लिनाथ, फिर क्या होंगे? मुन सुब्रत, फिर नामीनाथ, फिर नेमीनाथ, ठीक, जिसे अरष्टी नेम कहा जाता है। इसके बाद 23वें कौन हो गए? 23वें कौन हुए? 23वें जो होते हैं कौन हुए? पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। ठीक है, हमने 24 तीर्थंकर यहाँ क्यों बताया? 24 तीर्थंकर बताने का मतलब क्या है? क्योंकि हमने इस बार देखा समीक्षा में 20 से उठा दिया था कि क्रम बताइए। ठीक है, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, बसपुज,
अब 20 से उठा दिया था, इसलिए क्रम तो हमें याद करना पड़ गया, ठीक है, इसलिए यहाँ क्रम बताना जरूरी पड़ गया। अब आपको याद करना पड़ने की, ठीक है, आपको कैसे याद करना है आप अपने तरीके से याद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 से ही उठा दिया था कि इनका क्रम बताइए, जैन धर्मों का क्रम बताइए, ठीक है। तो अब क्रम में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए 24 तीर्थंकर को यहाँ बताना पड़ा, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 257, जैन तीर्थंकर तथा उनके निर्माण प्राप्ति स्थल। नोट करिए, जैन तीर्थंकर और उनके निर्माण प्राप्ति स्थल। ऋषभनाथ का जो था अष्टपाद, वासपुज का जो था चंपापुरी, नेमिनाथ का उज्जैन, महावीर का पावापुरी और अष्टीनेम का गुजरात गिरनार की पहाड़ियों में, ठीक है, गिरनार की पहाड़ियों में, ठीक है। ऋषभनाथ अष्टपाद, वासपुज चंपापुरी, नेमिनाथ उज्जैन, महावीर का पावापुरी में और अष्टीनेम का गुजरात या गिरनार की पहाड़ियों में। नोट करिए, नोट करिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 258, जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है, जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋषभदेव का बैल था, आप जानते हैं। अजीतनाथ का हाथी है, जानते हैं। संभवनाथ का अश्व मतलब घोड़ा। पद्मप्रभ का कमल था, ठीक है। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है, स्वास्तिक, ठीक है। मलनाथ का कलश था। नामनाथ का नील कलम था। नेमिनाथ का शंख था, नेमिनाथ का शंख था। नोट करते रहिए, एक ही बार बताएंगे, दोबारा नहीं, देख लीजिए, ठीक है। जितना स्लो कहिए उतना बता देंगे। इसके बाद पार्श्वनाथ का सर्प था। महावीर स्वामी का सिंह था, महावीर स्वामी का सिंह था। हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करिए, हो गया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259, प्राचीन भारत के वंश और उनके शासक। प्राचीन भारत के वंश और उनके शासक। नंद वंश की बात करेंगे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद या उग्रसेन। और अंतिम शासक कौन था नंद वंश का? घनानंद, धनानंद। नोट करिए, नंद वंश का संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद या कौन थे? उग्रसेन। अंतिम शासक कौन था? धनानंद। नोट करिए, धनानंद, ठीक है। आगे चलेंगे, मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक की बात करेंगे। मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। नोट करिए, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक बृहदत्त। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। नोट करिए, और अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त अंतिम शासक। नोट करिए। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। अंतिम शासक कौन था? देवभूमि, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुख, कई बार पूछा गया। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था। अंतिम शासक कौन था? यज्ञ सातकर्णी, यज्ञ सातकर्णी था, ठीक है। आगे चलेंगे, वतापी अर्थात चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशन प्रथम, पुलकेशन प्रथम था, ठीक है। अंतिम शासक कौन था? कीर्तिमान चालुक्य, ठीक है, कीर्तिवर्मन चालुक्य, ठीक है। अंतिम शासक कीर्तिवर्मन चालुक्य। नोट करिए, नोट हो गया। ये इतने शासक आपसे पूछे गए थे, इतने शासक पूछे गए थे, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत तुरंत नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के आगामी लक्ष्य वर्ष 2060, क्वेश्चन नंबर 260, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी लक्ष्य तो पूछा ही जाता है, पीसीएस में पूछा गया था, समीक्षा दोनों में, ठीक है। विकसित भारत का लक्ष्य कब? 2047 तक। विकसित भारत का लक्ष्य किसने रखा है? विकसित भारत का लक्ष्य ब्रिटेन के संसद लॉर्ड्स ऑफ कॉमन्स में किसने जाकर भाषण दिया था कि विकसित भारत का जो 2047 तक विकसित, किसने नियम बताया था? कहाँ बताया था? ब्रिटेन में। नोट करिए, और उस व्यक्ति का नाम याद करिए। कुमार यादव लास्ट बता रहे, पहला अक्षर छोड़ रहे हैं। सितंबर माह के करंट भी हमने बताया था। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि विकसित भारत का जो होता है बारे में चर्चा ब्रिटेन के लॉर्ड्स ऑफ कॉमन्स में किसने किया था? कमेंट में बताइए। आप लोग कमेंट में बताते ही नहीं हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा, ठीक है। विकसित भारत का लक्ष्य कौन है? 2047 तक, 2047 तक, ठीक है। आगे देखेंगे, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग 80% भाग करने का लक्ष्य रखा गया 2047 तक, ठीक है। सब 2047 तक यहाँ बताएंगे आपको आगामी लक्ष्य। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य 2047 तक। भारत का परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047 तक। नोट करिए, नोट करिए इसे, ठीक है। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य कब? 2047 तक।
पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक। मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य, मुंबई शहर में जो था शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2050 तक। और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कितना है, अर्थात 2070। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 47 ज़्यादा है, ठीक है। मुंबई शहर को जो होता 2050, पूरे भारत में नेट जीरो का लक्ष्य 2070। नोट करिए 2070। चलेंगे आगे देखेंगे 2030 के लिए जो होता 261। 2030 के लिए भारत के आगामी लक्ष्य क्या क्या है। 2030 के लिए भारत के लिए आगामी लक्ष्य क्या है, नोट करिए। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 में। 2030 में सब रहेगा जितना पढ़ाएं 2030 में 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है पहला। 500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 में। 2030 की बात करें 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 में। कुल कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन की कमी करनी है 2030 तक ले। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य है 2030 में। भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन और HIV को और क्या और किसको HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य है 2030 तक, ठीक है, 2030 तक है। और देखेंगे भारतीय रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिशन और ग्रीन रेलवे का बनाने का लक्ष्य है 2030 तक। नोट हो गया, पढ़ लीजिए देख लीजिए 2030 तक। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 262। महत्वपूर्ण विदेशी यात्री और दूत, महत्वपूर्ण विदेशी यात्री और दूत। मेगास्थनीज जो था मेगास्थनीज 302 से 298 ईसा पूर्व सिलेक्स निकेटर का राजदूत था। कौन था, सिलेक्स निकेटर का राजदूत था कौन, मेगास्थनीज। नोट करिए सिलेकस अर्थात सिलेकस निकेटर का राजदूत था कौन, मेगास्थनीज, ठीक है। फाहियान जो होता है 405 से 411 ईस्वी तक भारत में रहा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नोट करिए फाहियान किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है, विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नोट करिए आगे देखेंगे ह्वेनसांग 630 से 645 ईस्वी तक रहा। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नोट करिए वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नोट कर लीजिए, हो गया ह्वेनसांग। आगे देखेंगे नेक्स्ट ईसिंग देखेंगे। ईसिंग 671 से 695 ईस्वी तक एक चीनी यात्री था, ठीक है। ईसिंग जो था एक चीनी यात्री था। नोट करिए एक चीनी यात्री था। अल मसूदी जो था एक अरब यात्री था। एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक मुरूज ए जिहाब, ये जो था अल मसूदी की पुस्तक है। अलबर्नी का नाम सुने होंगे, ये महमूद गजनवी जी के साथ आया था और एक पुस्तक लिखा था किताब उल हिंद, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ कौन आया था, अलबर्नी। ये बहुत दिन तक यहाँ पर रहा, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ आया था और एक किताब लिखा था किताब उल हिंद, अलबर्नी। नोट करिए, हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता क्वेश्चन नंबर 263। भारत में मुद्रा और आपूर्ति के लिए मानदंड M1 M2 M3 M4 समीक्षा में पूछा गया था, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। दो बार क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में M1 और M2 की मुद्रा पूछी गई थी, ठीक है। एक बार PCS में भी पूछा गया था। तो 10-12 सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया आप रखेंगे ही, ठीक है। जो लोग नए जुड़े हुए भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपको बहुत कुछ देंगे, ठीक है, बहुत आपको जो होता है मैटर देंगे। आप 115 से 25 125-30 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दिया करें, सभी लोग देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, वही तो हमारा उल्लास है। और क्या है, आपसे लेते हैं हम भाई आपका एक लाइक ही लेते हैं कि हमें आप पसंद कर रहे हैं, हमारे मैटर को पसंद करें, बस यही है। अगर आप हमारे मैटर को लाइक नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे तो हमारा भी उल्लास ख़त्म हो जाएगा, मैटर बंद करना क्या करेंगे भाई। जब कोई लाइक ही नहीं करेगा तो लाइक करेंगे तभी तो जानेंगे भैया कि हाँ हमारे मैटर को पसंद कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए देखेंगे M1 देखेंगे। M1 मुद्रा में संकुचित मुद्रा या नैरो मनी कहा जाता है। M1 मुद्रा को क्या संकुचित मुद्रा या नैरो मनी कहा जाता है। इसमें जो होता है सबसे तरल संपत्तियां होती हैं जिन्हें तुरंत नगद में बदला जा सकता है। इसमें सबसे तरल संपत्तियां रखी जाती है जिन्हें हम तुरंत जो होता है नगद में बदल सकते हैं, इसे संकुचित या नैरो मनी कहा जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं चलिए बताते हैं। इसमें क्या शामिल होते हैं, चलन में मौजूद नकदी,
ठीक है, रुपया जो चलता है जैसे नोट सिक्के, ठीक है। और मांग जमाएं बैंकों के चालू खाते और बचत खाते में जो जमा रहते हैं। अन्य निकासी योग जमा जैसे बैंक में ट्रांसफ़र या डिमांड ड्राफ्ट किया जाता है यूपीआई माध्यम से, ठीक है। जैसे M1 सीधे जो होता है इस्तेमाल की जा सकने वाली मुद्रा है जो सबसे अधिक तरल होती है, ठीक है। M1 मुद्रा सीधे इस्तेमाल की जा सकने वाली मुद्रा है जो सबसे अधिक तरल होती है। बस आप इसको याद करिएगा, सभी चीज़ हम इसमें कंफर्म कर देंगे, ठीक है। अब M2 की बात करेंगे। M2 मुद्रा किसे कहा जाता है? M1 जितना पढ़े हैं अब प्लस उसमें डाकघर की बचत जोड़ देंगे, M2 की मुद्रा होगी। बस हो गया, M2 खत्म। जितना M1 मुद्रा है उसमें आप क्या करेंगे, डाकघर जब जुड़ जाएगा, डाकघर बचत खाता आपका जुड़ जाता है तो M2 मुद्रा हो जाती है, ठीक है। इसमें M1 के सभी घटक शामिल होते हैं, ठीक है। साथ ही डाकघर में बचत खाते जो पोस्ट ऑफिस सेविंग में होते हैं वो भी जोड़े जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कम तरल होता है लेकिन फिर भी ये आसानी से नकदी में बदला जा सकता है, ठीक है। M1 की तुलना में थोड़ा कम तरल होगा लेकिन आसानी से इसे बदला जा सकता है, ठीक है। तो बस आप एक लाइन याद करेगा, M1 की मुद्रा प्लस डाकघर बचत जोड़ दिया गया तो M2 की मुद्रा होगी, ठीक है, ठीक है। M3 की मुद्रा देखेंगे क्या होगा। M3 की मुद्रा में देखेंगे M1 की मुद्रा और प्लस दीर्घकालिक जमा, जो दीर्घकाल के लिए जमा होती है जब उसको जोड़ देंगे तो M3 की मुद्रा हो जाती है। हमने बताया आपको क्या कि M1 की मुद्रा से पढ़िए सारे मुद्रा निकल जाएगी, M2 M3 से, ठीक है, M4 सबका, ठीक है। M1 में क्या कर दिया, जो दीर्घकालिक जो जमा करिए, जो लंबे समय तक आप पैसा जमा करेंगे, जमा किए रहते उसमें आप क्या करेंगे, M1 में जो होता है जोड़ देंगे पैसे का, मतलब चाहे शेयर चाहे डिवेंचर कुछ भी जमा किए लंबे समय तक ले, तो इसमें जो था जोड़ देंगे तो M3 की मुद्रा हो जाएगा। इसे व्यापक मुद्रा कहा जाता है, M3 मुद्रा को व्यापक मुद्रा कहा जाता है या बॉडी मनी कहा जाता है, ठीक है। बॉडी मनी कहा जाए, ब्रॉड मनी कहा जाता है या व्यापक मुद्रा कहा जाता है, ठीक है, M3 के, ठीक है। इसमें जो होता है M1 के सभी घटक होते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही वह दीर्घकालिक जमाएं जैसे फिक्स डिपॉजिट जो आप करते हैं, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जो एक निश्चित समय अवधि के बाद निकाली जा सकती है, ठीक है। 10 साल 20 साल 25 साल जो फिक्स डिपॉजिट करते होंगे, ठीक है, वो शामिल की जाती है इसमें। इसे क्या कहा जाता है, M3 मुद्रा। नोट हो गया M2, M1 निकाल लिए, M2 जान गए, M3 जान गए। M4 देखिए बहुत आसान है, M4 M3 की मुद्रा। M4 में M3 की मुद्रा, M3 में कौन कौन शामिल था, M1 था और दीर्घकालिक था, ठीक है, तो M3 था मुद्रा। और इसमें डाकघर की अन्य जमा भी हो जाती शामिल हो गई तो M4 की मुद्रा हो गई। नोट हो गया, याद हो गया होगा हमें लगता है। M4 सबसे व्यापक मुद्रा की आपूर्ति के माप है, ठीक है। M3 के सभी घटक शामिल होते हैं, इसके साथ ही डाकघर की अन्य जमाएं जैसे समय जीमा जोड़ी जाती है, ठीक है। ये बहुत कम तरल होती है क्योंकि इसमें ऐसी जमाएं शामिल होती हैं जो तुरंत नकदी में नहीं बदला जा सकता, ठीक है। ऐसी मुद्राएं शामिल होती है जो तुरंत नकदी में नहीं बदला जा सकता, वो क्या कहलाती है, M4 मुद्राएं कहलाती हैं। हो गया, देखिए कितना आसान है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे, नोट करिए, देखिएगा, नोट करिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा है, नगद और जमाएं। M2 M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं थोड़ा सा कम तरल है। M3 M1 तथा सबसे लंबी अवधि की बैंक की जमाएं होती हैं, ठीक है। M3 की तरलता M1 M2 से कम होती है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट होता है। M4 जो होता है M3 और डाकघर की अन्य लंबी अवधि की जमाएं सबसे कम तरल होती हैं। ये चारों देख लीजिए, याद हो जाएगा, याद हो गया। अब मुद्राएं पूछे सर, एग्जाम में पूछे, आपसे पूछे, देखिए कहाँ गलत करते हैं आप, बस इसे नोट करिए। एग्जाम में पूछे कहाँ गलत करेंगे, कहीं नहीं गलत करेंगे। अगला देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलने जा रहा है, ठीक है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 264, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख किसान आंदोलन, प्रमुख किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला किसान आंदोलन चर्चा करेंगे। चलिए, पहला किसान आंदोलन बरदौली सत्याग्रह 1928 में, ठीक है, बरदौली सत्याग्रह 1928 में। इसका नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्थान कहाँ है, गुजरात के बरदौली क्षेत्र में, गुजरात के बरदौली क्षेत्र में। कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा किसान को 22% लगान, लैंड टैक्स जिसे कहा जाता है, लैंड टैक्स बढ़ा दिया गया था जो किसानों के लिए असहनीय था, ठीक है। इसे सह किसान नहीं सकते थे, ये असहनीय था, बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, परिणाम क्या निकला, जब आंदोलन का परिणाम निकला, सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने जो था संगठित होकर भुगतान करने से इनकार कर दिया और आंदोलन सफल रहा और सरकार को जो था वृद्धि वापस लेनी पड़ी। इस आंदोलन के बाद सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बरदौली की महिलाओं ने। कहाँ की, ये जहाँ पर आंदोलन किए थे यहाँ की महिलाओं ने जो होता है सरदार पटेल को जो होता है क्या दे, सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दी गई थी, अर्थात
बरदोली की महिलाओं ने दी थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए होंगे, पढ़ते हैं। ठीक है भाई, पीसीएस का एग्ज़ाम बिना पढ़े तो देने जा ही ना है। ये तो आपका क्विक सीरीज है, इसके पहले आपने बहुत पढ़े होंगे जीएस। ठीक है, परंतु आपको हम एक कलेक्ट जीएस दे रहे हैं, कम समय में ज़्यादा पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह 1917 की बात करेंगे। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। आपको पता है महात्मा गांधी ने। स्थान बिहार के चंपारण जिले में। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा तीन कठिया व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी भूमि के एक हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। कितना? नील की खेती करने के लिए जो था मजबूर किया जा रहा था। ठीक है, जिससे किसान की आर्थिक रूप से जो था कमज़ोर हो रहे थे। किसान क्या हो रहे थे? आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे थे। ज़बरदस्ती खेती कराते अंग्रेज। मिल जाते तो फिर इस समय खेती कराओ आओ तो बताते हैं। परिणाम क्या निकला? गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से किसानों को मांग को प्रमुखता से उठाया और अनंतर ब्रिटिश सरकार को तीन कथिया प्रथा को जो था समाप्त करना पड़ा था। गांधी जी बैठ गए। ठीक है, फिर इसके बाद अंग्रेजों जो होते वापस चले गए कि भैया तीन कथिया पद्धति को ख़त्म कर दो। ये गांधी जी का जो था भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। नोट करिए, ये लाइन नोट करिए, ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। ठीक है, सफल सत्याग्रह, चंपारण का आंदोलन। ठीक है, याद करिए, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह 1918। नोट करिए, खेड़ा सत्याग्रह 1918। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्थान कहाँ है? गुजरात के खेड़ा जिले में। ठीक है, कारण क्या था? कारण था भीषण अकाल के बाद भी अंग्रेज सरकार ने जो होता किसानों को लगान को माफ़ नहीं किया था। मांग की, और किसान इस भरी कर भुगतान करने में क्या थे? असमर्थ थे। ठीक है, लगान कहाँ से देंगे जब सूखा और भीषण अकाल पड़ गया था। ठीक है, अंग्रेज को बुद्धि नहीं थी, आज भी बुद्धि नहीं उन लोगों के पास। ठीक है, परिणाम क्या निकला? चलेंगे। ठीक है, इसमें परिणाम क्या निकला? सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप सरकार को कर वसूली स्थापित करने पड़ी और किसानों को राहत मिली। ठीक है, सत्याग्रह जो था परिणाम स्वरूप सरकार को कर वसूली की स्थगित करनी पड़ी और किसान जो थे इसमें राहत की सांस ली। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखेंगे। नेक्स्ट आंदोलन देखेंगे, तेभागा आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 तक चला। स्थान कहाँ था? बंगाल। नोट करिए, स्थान बंगाल। कारण था किसान किराएदार पर जमींदारों को फसल को आधा हिस्सा देने के वजह सिर्फ 1/3 देने की मांग कर रहे थे। ठीक है, कारण क्या था? किसान जो थे जैसे किराएदार पे जमींदारों को जो था फसल का आधा हिस्सा देने की वजह सिर्फ 1/3 देने की मांग कर रहे थे। किसान बेचारा मेहनत करे, आधा हिस्सा अंग्रेज लेके चले जाएं। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता था? मिल जाओ, तोड़ो उन लोगों को, बुद्धि से करने जाए। ठीक है, मांग कर रहे। ठीक है, परिणाम क्या निकला इसका? परिणाम यह हुआ कि यह आंदोलन व्यापक रूप से सफल रहा। बंगाल में भूस्वामी कानून सुधार हुए और इससे किराएदार किसानों की स्थिति में सुधार हो गया। सुधार हो गया। परिणाम निकला। ठीक है, चलिए। मोपाला विद्रोह लास्ट देखेंगे। मोपला विद्रोह 1921 में चला था। स्थान कहाँ था? मालाबार अर्थात केरल में। नोट करिए, मालाबार केरल में। कारण क्या था? यह आंदोलन मुस्लिम मोपाला किसानों द्वारा जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया था। ठीक है, ये आंदोलन मुस्लिम मोपला किसानों द्वारा जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया था, जो भूमि और कर व्यवस्था में भारी शोषण का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर किया गया था। ठीक है, कारण तो सबका एक ही मिल गया। ठीक है, परिणाम क्या हो गया? यह आंदोलन धार्मिक और सामाजिक संघर्ष में बदल गया था। ठीक है, आंदोलन क्या था? धार्मिक और सामाजिक संघर्ष में बदल गया, जिससे कई जानें चली गई थी इसमें। फिर भी आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन इनसे किसान आंदोलन के इतिहास में अपनी जगह बना ली थी। ठीक है, ये निकल गया परिणाम। चलिए लास्ट हेडिंग देख लीजिए, फिर इसके बाद कल मिलते हैं। ठीक है, प्रमुख जनजाति विद्रोह 265। प्रमुख जनजाति विद्रोह का पीडीएफ नहीं लग पाया है। ठीक है, इसको पीडीएफ लगाना पड़ेगा, हो सकता है दोपहर में पीडीएफ लगा दे, क्योंकि एक ही कोल विद्रोह का सिर्फ लगा है। तो एक विद्रोह पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं।
ठीक है, जब तक जनजातियों का सारे विद्रोह नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जनजाति विद्रोह मिलान करने के लिए भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी आता है फैक्ट भी, लॉजिक भी। तो एक ही PDF लग चुका है अभी और PDF लगने वाला है, फिर लगाते हैं तो फिर पढ़ाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तब तक ये वीडियो हम अपलोड कर दे रहे हैं, आप लोग पढ़ते रहिएगा, फिर जो होता है हम विद्रोह, जनजाति विद्रोह को पढ़ाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बस लिंक को थोड़ा शेयर करते रहिएगा, लिंक को शेयर करते रहिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। आपको अच्छे अच्छे मैटर देंगे। हमने बता दिया कि PCS में आपको 115 से 120 125 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। प्रीलिम्स क्वालिफाई कराएंगे तो क्वालिफाई कराएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। आप सभी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हो, देख रहे हैं कि आप हमारा भी यूट्यूब पर देख लीजिए, मैटर किसका अच्छा है, पढ़िए आप। ठीक है, धन्यवाद।